चलिए जी बात करते हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन नंबर जो 27 है बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ के देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a टू द पावर n प्लस वन प्लस बी टू द पावर n प्लस वन अपॉन में a की पावर n प्लस b की पावर n मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। मतलब ये ज्योमेट्रिक मीन होना चाहिए a और b के बीच का। a और b के बीच का ज्योमेट्रिक मीन हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए। देखो बच्चों, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? जीएम, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अगर ए एंड बी के बीच का ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहते हो तो इनकी मल्टीप्लाई करो और अंडर रूट लगा दो, ये ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। पर इस कंडीशन को आप ऐसा भी पढ़ सकते हो कि ए और बी की पावर हाफ। अंडर रूट का मतलब बच्चों हाफ पावर भी होता है। पर ये तो हमारे हिसाब से है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी ज्योमेट्रिक मीन है। अब ये भी अगर ज्योमेट्रिक मीन है, इसका मतलब ये आपस में कंपेयर किए जाएंगे। ये उनके हिसाब से ज्योमेट्रिक मीन और ये हमारे हिसाब से ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होना चाहिए। या आप ये जो हाफ पावर है ना, ये हाफ पावर आप अलग अलग पे भी लगा सकते हो, ऐसे ए की पावर हाफ, बी की पावर हाफ, ऐसे भी लगा सकते हैं। इसके नीचे मैंने वन माना और इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करी, इसके इधर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब वन की मल्टीप्लाई इधर होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास रिजल्ट ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन ही रहेगा। पर जैसे ही आप इसकी प्रोडक्ट, ये वाली टर्म की प्रोडक्ट यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है। अब ये पूरी एक यूनिट है, एक यूनिट, इस पूरी यूनिट की मल्टीप्लाई। देखो मैं पहले थोड़ा सा आराम से स्टेप लिख लेता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n। अब आप ये गौर से देखिए, जब इस पूरी एक यूनिट की मल्टीप्लाई इधर होगी तो क्या लिखा जाएगा? ए की पावर हाफ इंटू बी की पावर हाफ की मल्टीप्लाई होगी ए से, और ऐसे ही ए की पावर हाफ बी की पावर हाफ की मल्टीप्लाई होगी ए की पावर n से। अब ऐसे ए की पावर हाफ बी की पावर हाफ की मल्टीप्लाई होगी बी की पावर n से। तो ए की पावर हाफ और बी की पावर हाफ की मल्टीप्लाई होगी बी की पावर n से। ठीक है, यहाँ पर हमने एक छोटा सा स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करी। क्यों ना ए की पावर यहाँ पे भी n आता है और ए की पावर n यहाँ पे भी आ रहा है, ये आ रहा, ये पूरी एक है, मल्टीप्लाई होगी तो पूरी एक यूनिट है। तो क्यों ना ए की पावर n वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं और बी की पावर n, और ये बी की पावर n, ये रहा बी की पावर वन n वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ए की पावर n प्लस वन, और जब मैं इस टर्म को डिवाइड बराबर से इधर लाऊंगा तो माइनस में ए की पावर हाफ, बी की पावर हाफ और ए की पावर n ऐसे लिखा जाएगा। क्योंकि ये पूरी एक यूनिट है तो ये पूरी की पूरी टर्म जाएगी बराबर। अब इधर लिखा हुआ था ए की पावर हाफ, बी की पावर हाफ, बी की पावर n। अब मैंने इसको बराबर के उधर ले गया, मैं बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस बी की पावर n प्लस वन लिखा जाएगा। आपने क्या करा, ए की पावर n वाली टर्म एक तरफ कर ली, बी की पावर n वाली टर्म एक तरफ कर ली। गौर से देखो ये जो प्लस वन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि बेस सेम रहे होंगे तो पावर ऐड हुई होंगी। ये प्लस वन ऐसे ब्रेक किया जा सकता है। ये ए की पावर n प्लस वन। अब इस पर गौर करते हैं एक बार, इसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया x की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 7, तो आप इसको लिखोगे x की पावर a की बेस लगा के 5 प्लस 7, बेस सेम है तो पावर ऐड कर देते हो। अगर मैंने x की पावर a लिख दिया इंटू एक्स की पावर 2 लिख दिया तो आप लिखोगे बेस सेम। अब आप यहाँ पे लिखोगे कि बेस सेम है x, और पावर ऐड कर दो, a प्लस टू कर दोगे। पर अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ तो इसको ऐसे ब्रेक किया जाएगा। ऐसे ही अगर मेरे पास लिखा हुआ हो a की पावर n इंटू ए की पावर वन, तो आप उसको क्या लिखोगे, a की पावर a की बेस लिख के पावर आपस में ऐड कर दोगे, a की पावर n प्लस वन। और अगर कहीं a की पावर n प्लस वन लिखा हो तो उसको आप ऐसे ब्रेक करोगे ना। चलिए जी, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं हम। ये लिख दिया मैंने, a की पावर n प्लस वन को a की पावर n इंटू ए की पावर वन माइनस a की पावर हाफ, b की पावर हाफ इंटू ए की पावर n। ऐसे ही यहाँ पे भी कर लेता हूँ मैं। बस थोड़ी थोड़ी सी बातें ध्यान से लिखनी है, इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, क्वेश्चन इजी लगते हैं। माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, b की पावर n इंटू बी की पावर वन।
ऐसा करने का कारण क्या था, इस पूरी टर्म में a की पावर n कॉमन दिखाई दे रहा है और इस पूरी टर्म में भी a की पावर n है, तो मैंने a की पावर n कॉमन ले लिया। आपके पास रिजल्ट क्या बचेगा, यहाँ पे a माइनस a की पावर हाफ b की पावर हाफ इक्वल्स टू, अब यहाँ पर मैंने क्या कॉमन ले लिया, देखो यहाँ पर भी b की पावर n है इस पूरी टर्म में और यहाँ पर भी b की पावर n है इस पूरी टर्म में, तो हमने b की पावर n कॉमन ले लिया। अब आपके पास b की पावर n कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, a की पावर हाफ b की पावर हाफ माइनस b। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आपके पास पहले वाले ब्रैकेट में a की पावर 1 है और यहाँ पर a की पावर हाफ है, तो क्या इन दोनों में आपको a की पावर हाफ कॉमन दिखाई दे रहा है? इस पे भी चर्चा करते हैं, चलिए बात करते हैं हम। अगर आपके पास लिखा हुआ है x माइनस एक्स पे अंडर रूट, तो आप इसको लिख सकते हो, इस वाले x को x पे अंडर रूट इंटू एक्स पे अंडर रूट, कोई भी नंबर अपने ही अंडर रूट का स्क्वायर होता है, माइनस रूट x। इस वाले टर्म को मैंने लिखा रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ये रूट एक्स आपके पास है। आपने कहा अब तो भैया दोनों में रूट एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है, रूट एक्स कॉमन लेने के बाद यहाँ पे रूट एक्स बच जाएगा और ये माइनस 1 और ये रूट एक्स कॉमन जा चुका है, 1 बच जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूँ कि अगर आपके पास x की पावर 1 है माइनस एक्स की पावर हाफ है, तो हाफ का मतलब अंडर रूट ही होता है, तो 1 में हाफ पावर तो होती ही होती है, तो x की पावर अगर आपने हाफ कॉमन ले ली तो एक में से हाफ पावर चली गई, हाफ पावर बच जाएगी -1, क्योंकि हाफ पावर बाहर जा चुकी है। इस अंडर रूट वाले कॉन्सेप्ट से बना है ये वाला कॉन्सेप्ट, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल और करते हैं। अब हम यहाँ पे अंडर रूट का मतलब हाफ पावर ही होता है, हाफ पावर ऐसे आप कॉमन ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे हाफ पावर भी कॉमन ले लेता हूँ, चलिए इसको यहाँ कर लेते हैं। a की पावर n तो कॉमन आ ही चुका था, अब मैंने a की पावर हाफ भी कॉमन ले लिया। यहाँ से हाफ पावर कॉमन जाने के बाद हाफ बच जाएगा, 1 में से हाफ पावर गई तो हाफ पावर बच जाएगी, a की पावर हाफ बच गई माइनस, यहाँ से हाफ का पावर कॉमन जा चुकी है, b की पावर हाफ बच जाएगी। अब यहाँ पे तो बच गया मेरे पास रिजल्ट b की पावर हाफ। फिर तो भैया जी यहाँ पर भी हम ऐसे ही कर सकते हैं ना, देखो ये b की पावर हाफ है और यहाँ पे हाफ पावर तो होती है, 1 पावर है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 पावर है तो हाफ पावर तो इसमें भी है, तो यहाँ पर हम b की पावर n, b की पावर हाफ भी कॉमन ले लेते हैं। अब हमारे पास रिजल्ट बचेगा a की पावर हाफ माइनस, ये b की पावर हाफ कॉमन आ चुका है, b की पावर 1, इसमें भी हाफ बचेगी पावर। अब ये ब्रैकेट जो कॉमन थे, ये ब्रैकेट हमने आपस में कैंसिल आउट कर दी। आपके पास रिजल्ट बचेगा a की पावर n a की पावर हाफ इक्वल्स टू b टू द पावर n b टू द पावर हाफ। मैंने हाफ पावर, ये n पावर वाले नंबर एक साथ करने की कोशिश करी, a की पावर n, ये इंटू वाली टर्म डिवाइड में ले जाएंगे तो b की पावर n इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास b की पावर हाफ बचा हुआ है और ये a की पावर हाफ डिवाइड में चला जाएगा। अब देखो क्या पावर सेम होने की वजह से इनकी इकट्ठे की पावर n लिखी जा सकती है, जब पावर ही सेम है सब पे। इधर भी हम b अपॉन a की पावर हाफ लिख सकते हैं, इकट्ठे की पावर। अब यहाँ पे मैं ना एक छोटे से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये b अपॉन a है, यहाँ पर a अपॉन b है, ये a अपॉन b लिखा हुआ है, ये b अपॉन a लिखा हुआ है। क्या इसको रेसिप्रोकल करके पावर को चेंज कर दें हम? अब मैं इसको रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, a अपॉन b लिख दिया मैंने, तो ये जो आपके पास पावर है ना, ये जो पावर है ये नेगेटिव हो जाएगी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि आप ऐसा बोल सको कि बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए। ये ऐसा बोलने के लिए, ऐसा कंपेयर करने के लिए आपने किया है। देखो ये बेस सेम, a अपॉन बी, a अपॉन बी, यहाँ पर n पावर, यहाँ पे हाफ पावर, बीच में बराबर का साइन है, तो आप बोलोगे कि अगर बेस सेम है, इक्वल में पावर भी फिर सेम होनी चाहिए, n की पावर माइनस हाफ। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा n की वैल्यू फाइंड करने के लिए।